खैर निज़ाम में जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट में हैवी ट्रैफिक केस की समाअत हुई। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा सिग्नल्स खराब हैं, साइन बोर्ड्स नहीं हैं। अदालत ने NHA और ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो को फरीक बनाने की हिदायत जारी कर दी है। सिंध हाई कोर्ट में हैवी ट्रैफिक केस की समाअत हुई। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कराची के 70% सिग्नल्स खराब हैं, साइन बोर्ड्स नहीं हैं। अदालत ने NHA और ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो को फरीक बनाने की हिदायत कर दी। अदालत ने सेक्रेटरी लीड यूटिलाइजेशन और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रिवेन्यू से जवाब भी तलब कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट में हैवी ट्रैफिक केस की ये समाअत हुई है। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से एक जो कहा गया है, समाअत के हवाले से रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल अहमद ने हमें ज्वाइन किया है, शाहजेब हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल अहमद से जानने की कोशिश करेंगे। बिलाल, आगाह कीजिएगा केस की समाअत के हवाले से। जी, शहर में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक के दाखिले से मुतल्लिक ये मामला है और सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के सामने इस केस की समाअत हुई। दौरान समाअत अदालत ने ये इस्तफसार किया कि चीफ सेक्रेटरी से ये कहा गया था और वफाकी हुकूमत से कहा गया था कि वो अपनी जामिया रिपोर्ट्स पेश करें, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ये मुतअद्दिद बार अहकाम जारी कर चुकी है कि ट्रैफिक जो हैवी ट्रैफिक है वो शहर में दिन के औकात में दाखिल ना हो सके। इस सिलसिले में अदालत को बताया गया कि चीफ सेक्रेटरी की जानिब से रिपोर्ट जमा करा दी गई है, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से अब तक ये रिपोर्ट जमा नहीं कराई गई है। अदालत में समाअत के दौरान जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने ये रिमार्क्स दिए कि शहर के औकात में भी हैवी ट्रैफिक कराची शहर में चलता है और अगर कोई पुलिस एहलकार उस ट्रैफिक को रोकने की कोशिश करता है तो हैवी ट्रैफिक के जो ड्राइवर है तो उसको भी कुचल के निकल जाते हैं। जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार है वो भी किसी का बेटा होता है और किसी का कमाने वाला होता है। अदालत ने कहा कि अगर कवानीन मौजूद हैं तो उन पर नाफिजुल अमल क्यों नहीं किया जा रहा, उन पर तमाम तर जो अतलाक़ है वो अब तक क्यों नहीं किया जा रहा। अदालत ने कहा कि अदालत देखेगी और कानून के मुताबिक फ़ैसला जारी कर देगी। इस मौका पर जो ट्रांसपोर्टर्स थे वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे, उनकी लीगल टीम भी मौजूद थी। उनकी जानिब से कहा गया कि कराची शहर के जो सिग्नल्स हैं वो 70% ख़राब पड़े हैं। NHA के पास 57 एरिया है, लेकिन उसके बावजूद फ़ीसद होने के बावजूद उस पर उनकी जो कारकर्दगी है वो ना होने के बराबर है। इसके साथ ही M9 की बात की जाए, कराची से हैदराबाद जाने का जो M9 है मोटरवे है, उसकी सूरत हाल भी नाकिस बताई है ट्रांसपोर्टर ने और साथ में ये कहा कि उनके बड़े मसाइल हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया कि उन्होंने एक ज़मीन मांगी थी जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से और शराबकोट से बाहर, शहर के बाहर से, लेकिन जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसने वो अराजी देने से इनकार कर दिया और रुकावटें डाली जा रही हैं, जिसकी वजह से अब उन्हें शहर के अंदर दाखिल होना पड़ता है और दाखिल ना होने से मुतालिक जो मामलात थे उसके ऊपर जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उस पर अमल दरामद अदालती फैसलों पर नहीं किया जा रहा। जिसके बाद अब सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही जस्टिस अकील अहमद अब्बासी कर रहे थे, उन्होंने सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन और दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको फरीक बनाने और नोटिस जारी कर दिए हैं और इसके साथ ही सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत को ये तंबीह की है कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाए और दिन के औकात में जो हैवी ट्रैफिक कराची शहर में दाखिल हो रहा है उसको रोकने के लिए और जो कराची शहर के अंदर ट्रैफिक के हवाले से जो कवानीन या कोई SOPs बने हैं तो उस पर अमल दरामद करने से मुतल्लिक कोई हिकमत अमली मुरतब करे। ठीक है बिलाल, शाहजेब हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इम्प्रेस मार्केट में मौजूद हैं। शाहजेब, ये बताइएगा कि कहाँ कहाँ ये मसाइल हैं ट्रैफिक के और कितने सिग्नल्स हैं जो ख़राब पड़े हैं, क्योंकि मजमूई तौर पर ज़्यादातर ट्रैफिक की रवानी का जो सबब बनता है वो ज़्यादातर देखा जाता है कि शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स ख़राब हैं, साइन बोर्ड्स गायब होते हैं। सिंध हाई कोर्ट में एक समाअत हुई जिसमें बताया गया कि 70% कराची के सिग्नल ख़राब हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो धर्म भरम होता हुआ दिखाई देता है। अब मैं आपको अगर बताऊं तो इस वक्त मैं इम्प्रेस मार्केट में मौजूद हूं। यहाँ पर अतराफ में जो सिग्नल्स मौजूद हैं वो तमाम ही ख़राब है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए फरहान आबिद, तो मेरे इस तरफ जो है आप देखेंगी कि सिग्नल्स जो है नकारा पड़ रहा है, कहीं तो सिग्नल भी गायब है, सिर्फ उनका ढांचा बरकरार रह चुका है। जबकि साथ साथ मैं आपको बताऊं शहर के बेशतर मुकामात है जिसमें आपका लेवल की सदर के जितने सिग्नल्स हैं वो तमाम ही इसी तरीके से दिखाई देते हैं कि वो ख़राब दिखाई देते हैं। जबकि अगर हम डिस्ट्रिक्ट साउथ की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट साउथ में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मुकाबले में कुछ काफ़ी बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर एक एलीट क्लास फैमिली रहती है, तो जिसकी वजह से वहाँ पर ट्रैफिक की कवानीन पर अमल दरामद किया जाता है। लेकिन अगर हम गुंजान आबादी वाले इलाकों में बात की जाए जहाँ पर आबादी का तनासब ज़्यादा है और ट्रैफिक की रवानी भी जो है वहाँ पर ज़्यादा दिखाई देती है, जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो गया, शाहराह कायदीन हो गई और साथ ही साथ इस तरीके से न्यू टाउन हो गया और
बात की जाए हसन स्क्वायर, तो इन जगहों पर जो है हमने देखा है कि ट्रैफिक सिग्नल्स ही सड़कों से गायब है, जबकि साथ साथ ट्रैफिक सिग्नल के जो साइन बोर्ड होते हैं वो भी जो है नहीं दिखाई देते। जबकि इस बेहंगम ट्रैफिक में अगर ट्रैफिक सिग्नल मौजूद नहीं होते तो जो जल्दबाज अवाम है वो सिग्नल तोड़कर, यानी जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार उनको जो बावर कराती कि अभी आपका वक्त नहीं हुआ, आप सिग्नल पर खड़े रहें, जब तक एक रूट से गाड़ी नहीं गुजर जाती दूसरी रूट वाले गाड़ी उसमें ना लाए। लेकिन जो अवाम है उनके अंदर बर्दाश्त की इस्ताकत नहीं है, तो जिसकी वजह से वो अपनी गाड़ियां जो है बीच में ला देते हैं, जिसकी वजह से एक रश सा लग जाता है और लंबी लंबी जो है गाड़ियों की कतारें लग जाती हैं। इस वक्त जो है शहर के बेशतर मुकामात, जिसमें 70% बताया जाता है कि 70% कराची के ट्रैफिक सिग्नल्स ख़राब हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, अगर ट्रैफिक पुलिस के हवाले से कहा जाता है कि बरसात के बाद जो है ये ट्रैफिक सिग्नल ख़राब हुए हैं, लेकिन अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो बरसात तो पिछले साल हुई और उससे पिछले साल हुई, तो उसमें जो है ट्रैफिक सिग्नल्स ख़राब होने चाहिए थे, उससे कबल ही जो है यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स मौजूद ही नहीं है। जबकि सालाना कारकर्दगी की बात की जाए ट्रैफिक पुलिस की, तो वो करोड़ों रुपए कराची के आवाम से जो है चालान की सूरत में जो है जमा करते हैं और सरकारी ख़जाने में जमा करवाते हैं। वो जो सरकारी ख़जाने में पैसा जमा होता है उसकी मद में ये ट्रैफिक सिग्नल जो है दोबारा बहाल होने चाहिए थे, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा सकता है वो ट्रैफिक सिग्नल्स जो है दोबारा नहीं लगाए गए। लेकिन जब ये फैसला जाता है सिंध हाई कोर्ट में, तो ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि कराची में जो 70% जो सिग्नल्स हैं वो ख़राब है, इस पर जो है कानून पर अमल दरामद नहीं करते। लेकिन जबकि शहरियों की जानिब से बात की जाए तो हर किसी को जल्दबाजी लगी होती है, वो सड़कों पर एक दूसरे से मुकाबला कर रहे होते हैं कि पहले वो निकल जाए, तो इसकी वजह से एक भीड़ जमा हो जाती है और गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। अच्छा शाहजेब, हमने देखा कि कुछ महीने पहले भी रिपोर्ट हमारे पास आई थी, हमने ब्रेकिंग्स भी की थी कि ट्रैफिक लाइट्स ख़राब हैं, सिग्नल्स भी ख़राब हैं, रिपोर्ट भी पेश की गई थी, लेकिन अब तक इतने महीने गुजर गए हैं, अब तक कोई भी काम होता दिखाई दिया किसी शाहराह पर जहां पर सबसे ज़्यादा इसका मसला था? साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि हैवी ट्रैफिक का जो दाखला था, औकात कार मुकर्रर किए गए थे, उस पर किस हद तक जो है अमल दरामद होता दिखाई दिया? अगर जो हैवी ट्रैफिक है उसके ऊपर बात की जाए तो आला हुक्काम की जानिब से सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक शहर में किसी भी हैवी ट्रैफिक को दाखिले की इजाज़त नहीं होती, तो उस पर जो है 70% तो अमल दरामद किया जा रहा है, लेकिन 30% हमें इस तरीके से मालूम होता है कि गुज़िश्ता दिनों कुछ हादसा रोनमा हुआ है जिसमें मुतादिद अफराद ज़ख्मी भी हुआ है, मुतादिद अफराद जान की बाजी हार गए। तो इसकी सबब ये है कि हैवी ट्रैफिक जो है वो सड़कों पर आ रहा है। जिस तरीके से कोरंगी में देखा, एक रात गए जो है एक हादसा हुआ था, लेकिन वो हादसा जो बताया जाता है कि तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया, जो कि हैवी ट्रैफिक के दौरान पेश आया। ताहम अगर ट्रांसपोर्टर्स की बात की जाए, वो ये कहते हैं कि रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक जब शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले की इजाज़त होती है, तो उस दौरान शहरी अपनी गाड़ियाँ एक या तो चलाएं नहीं या तो साइड पर रखकर चलाएं। साथ ही मौजूद रहिएगा, बिलाल अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, ये बताएगा कि आज हैवी ट्रैफिक केस की आज समाअत हुई है सिंध हाई कोर्ट में, तो इस हवाले से भी बताएगा कि अदालत ने सेक्रेटरी और सीनियर मेंबर बोर्ड को ऑफ रेवेन्यू को तलब किया है, तो कब तक जवाब तलब किया गया है? जी देखिए, चूँकि ये मामला अब फैल चुका है और सेक्रेटरी जो ट्रांसपोर्टर्स थे और ट्रांसपोर्टर्स के साथ उनकी जो लीगल टीम थी, उनकी जानिब से अदालत को ये भी कहा गया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो रुकावट डाल रहा है। जो शराब बोर्ड से बाहर उन्हें कुछ जगह दी गई थी और उस जगह पर जो उनकी लीज़ और दीगर ज़मीन की हवालगी का मामला है उसको कानूनी तरीके से शिफ्टिंग करने से जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रुकावट है। इसीलिए अदालत ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इस सिलसिले के अंदर नोटिस जारी किए हैं। इसके साथ ही NHA के जो हुकाम हैं, चूँकि मोटरवे और NHA के हुकाम के बारे में भी ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना था कि वो टैक्स वसूल ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी भी बेहतर नहीं है और जो M9 है वो बहुत बुरी सूरत हाल उनके सामने से है। तो जिस पर अदालत ने अभी 21 फरवरी के लिए इस केस की समाअत को मुलतवी किया है और सिंध हुकूमत चीफ सेक्रेटरी और वफाकी हुकूमत को भी ये कहा है कि वो आइंदा समाअत पर अपनी जामी रिपोर्ट्स पेश करें कि कराची शहर में जो हैवी ट्रैफिक में के दाखिले से मुतल्लिक जो मामला है उसके लिए क्या हिकमत अमली अख्तियार की गई है और किस तरीके से जो कराची शहर के अंदर हैवी ट्रैफिक का दाखिला रोका जा सकता है।
अच्छा, ये भी बताइएगा बिलाल कि कौन कौन सी ऐसी शाहराएं हैं जो कि मसरूफ़ तरीन हैं और वहाँ सिग्नल्स का बहुत बड़ा मसला है, लाइट्स भी नहीं है और सिग्नल्स भी ख़राब हैं। जी देखिए, जो हैवी ट्रैफिक है वो सोहराब रोड के ज़रिए कराची शहर में दाखिल होता है शाहराह पाकिस्तान, और शाहराह पाकिस्तान के अंदर भी ये सूरत हाल है। इसके अलावा अगर हम साइट्स की बात करें और जितने भी साइट्स एरिया कराची शहर के हैं वहाँ पर ना सिर्फ जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने सिग्नल्स की जानिब इशारा किया है, बल्कि जो साइट्स एरियाज़ जहाँ पर सारी फैक्ट्रीज़ हैं और रात के औकात में और दिन के औकात में ये फैक्ट्रीज चलती हैं, वहाँ पर सड़कें भी बहुत टूट फूट का शिकार हैं। यही वजह है कि जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये कहा कि जब ये हैवी ट्रैफिक कराची शहर में चलता है तो कराची की जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, और इस सिलसिले में कोई मरबूत हिकमत अमली अख्तियार करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही अदालत ने एक और ऑब्जर्वेशन दी है इस केस की समाअत के दौरान, और अदालत ने कहा कि जब ये हैवी ट्रैफिक पुलों के ऊपर चढ़ता है और वहाँ से पुल जो है वो हिल कर रह जाते हैं और कोई छोटी गाड़ी वहाँ से गुजर रही होती है तो उसको बहुत ख़तरा महसूस होता है जब भी ये हैवी ट्रैफिक वहाँ से उनके करीब से गुजरती है। तो अदालत ने इस सिलसिले में अब जितने भी हुक्काम हैं, जिनमें चीफ सेक्रेटरी हैं और वफाकी हुकूमत है, NHA मोटरवे हुक्काम, इन सबको कहा है कि जो कराची शहर में जो हैवी ट्रैफिक के दाखिले का मामला है उसके हवाले से मरबूत किस्म की पॉलिसी बनाई जाए और जो कावानीन पहले से मौजूद हैं उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अच्छा बिलाल, ये भी बताइएगा कि हमने देखा कि हादसात बहुत होते हैं। जब हादसात होते हैं तो किस किस तरह से ट्रैफिक पुलिस जो है उनकी मदद को आगे पहुंचती है, या क्या इकदाम किए गए होते हैं? अगर लाइट्स नहीं हैं, सिग्नल्स ख़राब हैं, तो किस तरह से कंट्रोल किया जाता है ट्रैफिक को? जी देखिए, कराची शहर में ये अक्सर औक़ात देखने में आता है कि जो हैवी ट्रैफिक है वो जब दरमियान से गुजरती है तो उसके करीब ही से मोटरसाइकिल या छोटी गाड़ियाँ गुजरती हैं, और चूँकि रश बहुत ज़्यादा होता है और अक्सर औक़ात जो छोटी गाड़ियाँ और उसके साथ ही मोटरसाइकिलों के साथ जो है वो हैवी ट्रैफिक के हादसात रुनमा होते हैं। अब अदालत ने भी ये कहा है अब अपनी ऑब्जर्वेशन के अंदर, जब हादसात होते हैं या कोई हैवी ट्रैफिक कराची शहर में दिन के औक़ात में दाखिल हो रही होती है और कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार उसको रोकने की कोशिश करता है तो वो उसको भी, यानी कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार को भी कुचल कर आगे बढ़ जाते हैं। और ये कानून की जो अमन अमान की जो सूरत हाल है इसको भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो भी किसी के बेटे हैं और किसी का घर चलाने के लिए उनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो अदालत ने ये कहा है, जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार की जानिब से जो DIG मौजूद थे, इसके साथ ही दीगर हुकाम थे, उन्होंने कहा कि जो कराची शहर के अंदर हैवी ट्रैफिक का मामला है, आम शहरी के साथ साथ जो गाड़ी वाले हैं वो भी हैवी ट्रैफिक से परेशान होते हैं, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि एक आगाही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा साहब ने, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा कि इतने मसले मसाइल सामने आ रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो ख़राब बताए जा रहे हैं, 70% साइन बोर्ड्स नहीं हैं, और कब से ये इशू देख रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। काफ़ी मसाइल हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के कराची में, और गुज़िश्ता बारिशों के दौरान बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाही का शिकार हुआ, और उसमें बहुत सारे सिग्नल्स भी आउट ऑफ ऑर्डर हुए हैं जिनकी मेंटेनेंस का काम जो है वो जारी है। अभी इस वक्त तकरीबन 50% के करीब जो है वो सिग्नल आउट ऑफ ऑर्डर हैं, और उसके अलावा रोडों की कंडीशन के भी इशू हैं और साइनेज की भी। इस सिलसिले में हमारी मुतल्लिका इदारों के साथ मीटिंग्स हुई हैं और काफ़ी प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू हुआ है। उम्मीद की जाती है कि आइंदा चंद हफ्तों के अंदर ये मसाइल का हल जो है वो इंशाल्लाह तलाश कर लिया जाएगा। इनकी जो आउट ऑफ ऑर्डर सिग्नल्स हैं उनकी रिपेयर हो जाएगी और साइनेज का भी काम शुरू हुआ है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि क्या आप बता सकते हैं कि किन किन जगहों पर जो है ये सिग्नल्स का काम जो है वो मुकम्मल किया गया है, लाइट्स का जहां तक इशू है? जी, सिग्नल्स का काम जो है वो साउथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुकम्मल तकरीबन कर लिया गया है, लेकिन बाकी अजला के अंदर, ईस्ट के अंदर भी कुछ जगहों पे सिग्नल्स ठीक हो गए हैं, और इसके अलावा सेंट्रल में अभी कुछ मकामात हैं जहाँ के सिग्नल्स अभी आउट ऑफ ऑर्डर हैं, और कई जगहों पे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं मास ट्रांजिट के, BRT वगैरह के वजह से, तो वहाँ सिग्नल्स अभी कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से वो बहाल नहीं किए जा सकते हैं, तो वहाँ पे मैनुअली ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिलाल अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, साथ ही साथ शाहजेब भी हमें अपडेट करते सूरत हाल के हवाले से कि 70% सिग्नल्स ख़राब हैं और जिस पर काम भी किया जा रहा है, अहमद नवाज चीमा की जानिब से बताया जा रहा है।
आदिया नाज हम कह थी, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ने डॉलर रेट पर कैप हटा दिया। चेयरमैन मलिक बोस्तान का कहना है कि स्टेट बैंक ने एक हफ्ते में डॉलर की सप्लाई देने की यकीन दहानी कराई है। ये भी खदशा जाहिर कर दिया कि सप्लाई ना मिली तो डॉलर का रेट ओपन मार्केट में मजीद तेजी से बढ़ सकता है। तफसीलात बताएंगे अशरफ खान। एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन का स्टेट बैंक के साथ अहम इजलास हुआ। एक्सचेंज कंपनी ने साफ बता दिया है कि जो ओपन मार्केट में जो कैप लगाया गया था कि डॉलर के रेट को ना बढ़ने के लिए, जिसे कहते हैं कि फिक्स रेट किया गया था, वो हटा दिया गया है आज से। और यहाँ पे स्टेट बैंक को जो आगाह किया है, साथ में जो एक्सचेंज कंपनी के खिलाफ एक्शन हुआ तो उस पर एक कमेटी बना दी गई है। एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या अहम फैसले हुए स्टेट बैंक में। देखो, स्टेट बैंक को हमने जैसे कल ही मीडिया को ये प्रेस रिलीज जारी की था कि हमने कैप हटा दिया कि ब्लैक मार्केट बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग हो रही थी। हमारे पास डॉलर की सप्लाई बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। वर्कर एविडेंस साहब के सामने 1 अरब डॉलर माहाना कम हुई है, एक्सपोर्ट कम हुई है। इस तरह एक्सचेंज कंपनी का जो 600 मिलियन डॉलर की वॉल्यूम था वो कम हो गया, 200 मिलियन डॉलर पे आ गया। तो स्टेट बैंक को हमने ये बताया था कल कि हमें डॉलर जब सप्लाई नहीं मिलेगी मार्केट और भी बढ़ सकती है। आप ना तो हमें इंपोर्ट की इजाज़त दे रहे हैं, ना हमारे बैंकों में जो डॉलर एक्सपोर्ट के अगेंस्ट आते हैं वो बैंक भी हमें नहीं दे रहे। तो इस पे उन्होंने जो बैंकिंग के डायरेक्टर थे शौकत साहब को कहा है कि इसको यकीनी बनाएं और बैंकों को वार्न करें, विद इन वीक इनको डॉलर की सप्लाई दें। उन्होंने बोला जी अगर डॉलर की सप्लाई मिल जाएगी, कैप हमने हटाया, डॉलर का रेट वक्ती तौर उस वक्त तक बढ़ता रहेगा जब तक सप्लाई नहीं आएगी। जो ही आप सप्लाई जारी करेंगे तो डॉलर का गिरना भी शुरू हो जाएगा, लेकिन आप इसको रोकेंगे नहीं डॉलर, क्योंकि ब्लैक मार्केट का हमने मुकाबला करना है। ब्लैक मार्केट का मुकाबला रेट से ही हो सकता है और उसका कोई दूसरा टूल नहीं है। और हमारा टारगेट ये है कि ये ब्लैक मार्केट ख़त्म हो और इंटर बैंक और फ्री मार्केट का रेट नैरो हो। जी, जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे जो एक्सचेंज कंपनी ने बड़ा फैसला किया कि डॉलर पर जो कैप था, जो फिक्स रेट था, वो हटा दिया गया। उसकी बुनियादी वजह है ये है कि ब्लैक मार्केट को ख़त्म करना है। रेट बढ़ेगा, ब्लैक मार्केट ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। साथ ही स्टेट बैंक ने यहाँ 1 हफ्ते में सप्लाई बढ़ाने की बात की। अगर सप्लाई नहीं बढ़ती है तो रेट में मज़ीद इजाफा हो सकता है। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया गया। CEO ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ज़ुबैर मोतीवाला कहते हैं कि ताजर और सनतकार मुखालिफ फैसले किए जा रहे हैं जिसके नतायज अच्छे नहीं होंगे। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे हबीब खान। बिल्कुल, देखिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शरह सूद में एक बार फिर जो है वो 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया गया, जिसमें कराची समेत मुल्क भर की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनकी जानिब से इस वक्त शदीद रद्द अमल जो है वो सामने आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ CEO टिडैप ज़ुबैर मोतीवाला साहब मौजूद है। ज़ुबैर साहब, हुकूमत की जानिब से एक बार फिर जो है वो शरह सूद में इजाफा कर दिया गया है। 17 इस वक्त फ़ीसद पे जो है वो शरह सूद पहुँच चुकी है। किस तरह बिज़नेस कम्युनिटी के तौर पर आप इसको देख रहे हैं? देखिए जी, मैं तो ये देखता हूँ कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बढ़े और किसी तरह से भी पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो वायबल हों दुनिया के अंदर, और हम जो है ना कॉम्पिटिटिव हों, कॉस्ट इफ़ेक्टिव हों, ताकि हम जो है अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें। ये जो 1% का जो बढ़ाना है, आई डोंट थिंक कि इसी कोई सपोर्ट करेगा एक्सपोर्ट के बढ़ाने में मुझे। तो ये इसलिए मैं समझता हूँ कि ये 17% फॉर पाकिस्तान इज़ वेरी वेरी हाई। एंड अब उनके अपने मामलात हैं जो उन्होंने बढ़ाया है। इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं थ्रू थोड़ी सी मार्केट को स्लो डाउन करना चाहते हैं, कूल डाउन कहते हैं उसको करना चाहते हैं। बट आई थिंक उस कूल डाउन के चक्कर में जो एक्सपोर्टर्स हैं वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी बताइएगा, जैसे इन्फ्लेशन की भी आप खुद बात करें तो इन्फ्लेशन नंबर हम देख रहे हैं कि कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो डबल डिजिट्स में कंटिन्यू चल रहा है। शरह सूद मुस्तकिल बढ़ती हुई आ रही है, तो क्या लग रहा है कि इस मज़ीद 1% इजाफे के बाद कुछ कंट्रोल हो सकेगा? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये मज़ीद 1% की इजाफा मैं नहीं समझता कि हो, इसलिए कि जो है ना ये जब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है। जब प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ती है तो ज़ाहिर है जो अशियाए खुर्दनोश हैं या जो आम इस्तेमाल की अशियाँ हैं वो सारी की जारी जो है ना वो उसमें आ जाती हैं। तो इससे कोई मेरा ख्याल है खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं होगा, और ये इनको फौरी जितना जल्दी हो सके इसको रिड्यूस करना चाहिए। बिल्कुल, ज़ुबैर मोतीवाला साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो शरह सूद में अभी इस वक्त इजाफा किया गया है वो जो है वो काबिल कबूल नहीं है, और इसको जो है वो हुकूमत की जानिब से फ़ौरी इस पर जो है वो इक़दाम करने होंगे। महंगाई की शरह में जो है वो मुसलसल इजाफा हो रहा है और साथ ही साथ इसके जो नताइज हैं वो बिज़नेस कम्युनिटी को खासा मुतासर कर रहे हैं। एक्सपोर्ट पर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं, तो फ़ौरी हुकूमत जो है वो इस पर गौर व फिक्र करे और ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो हबीब अपडेट करने के लिए। कराची में तैयार होने वाली चमड़े की बेल्टों को दुनिया भर में मुनफरद मकाम हासिल है। चमड़े की बेल्ट्स बड़ी तादाद में बरामद की जाने लगी हैं। तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी, बेल्ट इंसानी मलबूसात का एक अहम हिस्सा है।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेल्टों की एक होलसेल मार्केट में। यहाँ पे जो है काफ़ी तादाद में बेल्ट लगी हुई हैं, ओरिजिनल लेदर की भी। मैं इसके बारे में आपको एक बताता चलूँ कि जो दुनिया भर में है जो पाकिस्तान का लेदर है और पाकिस्तान की बेल्टों की जो है वो काफ़ी मशहूरी है और यहाँ से काफ़ी तादाद में जो बेल्टें हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं दुनिया भर में, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो पाकिस्तान में बनने वाली बेल्टों का मयार, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। हम बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त एक दुकानदार मौजूद है। बेल्टों के हवाले से ही मुझे बताइएगा कि कितनी किस्म की बेल्टें आपके पास होती हैं, लेदर कहाँ से आता है ओरिजिनल, और आप एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ करते हैं? अच्छा, इसकी किस्में तो बहुत सारी होती हैं। इसकी कसूर से हमारा लेदर आता है, कराची से हमारा लेदर तैयार होता है, सारा हमारा लोकल काम होता है। हमारा बक्कल से हमारा अपना तैयार होता है। जितना भी है हम चाइना का माल बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर लोकल लेदर ज़्यादा बेहतर रहता है, जो कस्टमर की डिमांड है, जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह करने में भी हमारे लिए आसानी रहती है। हम जितना चाहें उसे बनवा सकते हैं, ऑर्डर पे तैयार कर सकते हैं। क्वांटिटी होती है लोगों की, हम भिजवाते रहे एक्सपोर्ट, काफ़ी हद तक माल हम बाहर भिजवाते रहते हैं ये सारा। तो इसकी कीमतों के हवाले से क्या कहेंगे कि ये जो होलसेल में है, एक बेल्ट की, एक नॉर्मल लेदर की कीमत क्या चल रही है? अच्छा, नॉर्मल लेदर की कीमत 200 रुपये से हमारे पास स्टार्ट है। 200 रुपये का लेदर है, 300 का भी लेदर है, 400 का। फिर लेदर की वैरायटी के पैसे ख़त्म नहीं होते, वो आते रहते हैं। इस तरह से क्वालिटी के रेट भी काफ़ी बढ़ते रहते हैं। इसी वजह से हमारे रेटों में कोई वो नहीं है। होलसेल में आपको बहुत अच्छा माल मिल जाएगा और ओरिजिनल लेदर देंगे, कोई आर्टिफिशियल मिक्सिंग नहीं होगा ये। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि ये जो लेदर है ये पाकिस्तान में ही बनता है, कसूर में बनता है, कराची में भी तैयार होता है और फिर ये उसे बाहर भी भेजते हैं। और ये जो इनकी कीमतें होती हैं वो लेदर की मयार के हिसाब से होती हैं, 200 रुपये से शुरू होकर फिर वो मज़ीद आगे तक जाती हैं। जी, कराची में एक के बाद एक बहरान सर उठाने लगा। शहर में चक्की का आटा मिलना बंद हो गया। मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे काविश से। हाँ जी बिल्कुल, कराची शहर में चक्की मालकान की हड़ताल के बाइस शहर में आटे का संगीन बहरान जो है वो पैदा हो गया है। इस वक्त कमिश्नर कराची के अहकामात के बाद जो नया नेटनामा है जिसके तहत जो है वो 105 रुपये किलो में ये हिदायत की गई थी चक्की मालकान को कि वो आटा फ़रोख्त करें, लेकिन उन्होंने बतौर एहतजाज जो है वो दुकानें बंद कर दी। इस वक्त रिटेल की सतह पर क्या सूरत हाल है, मेरे साथ मौजूद है फ़रीद कुरैशी, चेयरमैन रिटेलर। सर बताएँ, कमिश्नर कराची तो कह रहे हैं कि भाई 105 में बेचो और रिटेल की सतह पर भी उन्होंने हिदायत कर दी, तो आप क्या समझते हैं सूरत हाल किस तरफ जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जो फ्लोर बिल और फूड डिपार्टमेंट की तरफ से सर्कुलर आया था, उसके बाद फ्लोर बिलों ने वो माल सप्लाई शुरू कर दिया। अब उसके हिसाब से जो लोगों ने माल ख़रीदा और उसका बिल मौजूद है लोगों के पास, तो वो 110 रुपये का थैला 10 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त कर रहा था। फिर उसके बाद कमिश्नर साहब का जो लेटर आया और उनकी प्राइस लिस्ट आई, तो जिसके बाद का हमने उनको मुतला किया कि भाई ये जो रेट है कि 2 रुपये किलो पर इजाफा जो है वो मुनासिब नहीं है, इसलिए इसको दोबारा रिवाइज़ किया। जो अब कमिश्नर साहब के पास टाइम नहीं है तो वो इसको रेट को फिक्स करेंगे। तो दोबारा रिटेलर्स को और तमाम ट्रेडर्स को जो आटे का काम करते हैं उनको बुलाकर एक रेट फिक्स किया जाए। हाँ जी बिल्कुल, इस सिलसिले में चेयरमैन रिटेलर फ़रीद कुरैशी का कहना था कि हुकूमत जो है वो इस सिलसिले में बिल्कुल जो है वो संजीदा दिखाई नहीं दे रही है और कमिश्नर कराची ने जो नया नेटनामा जारी किया था उसके बाद से ही रिटेल की सतह पर भी और चक्की मालकान ने भी तहफ़्फ़ुज़ात किया था। कमिश्नर कराची की जानिब मिलने के लिए कोई वक्त तय नहीं किया जा रहा। जी, खुश्क मेवाजात का कारोबार भी महंगाई की जद में आ गया है। कीमतों में होशरुबा इजाफे से कारोबार शदीद मुतासर हो रहा है। तफसीलात बताएंगी रूहा फातिमा। बिल्कुल, महंगाई ने जहां इतने लोगों का कारोबार मुतासिर किया, तो वहीं एम्प्रेस मार्केट पर काम करने वाली काजोल भी आज महंगाई का रोना रो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं एम्प्रेस मार्केट में, जहां पे काजोल मुझसे बात करेंगी और बताएंगी अपने मसाइल का कि आखिर उनका जो ड्राई फ्रूट्स का कारोबार है वो अब कैसा चल रहा है। जी, हमारा ड्राई फ्रूट का कारोबार बहुत सिला चल रहा है, बहुत कारोबार नहीं है हमारा इधर, बहुत बेरोज़गार है हम लोग। सारा दिन सुबह से रात तक आते, हमारा कारोबार नहीं होता, ऐसे चले जाते हैं। बादाम पिस्ता इतना महंगा हो गया है, बादाम 2,000 रुपये किलो बादाम हो गया है। आज से 4 साल पहले बादाम है ना 1,000 रुपये किलो था, अभी 3,000 रुपये किलो बादाम हो गया अभी।
और अखरोट अभी 1000 रुपये किलो हो गया है। अगले साल में अखरोट 500 रुपये किलो थे। अब बहुत बेरोज़गार है, हमारा कारोबार नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल जो काजोल थी उनका यही कहना था कि हम सुबह और शाम में बैठे रहते हैं, लेकिन उनका कारोबार बिल्कुल ना होने के बराबर है। जो बादाम और अखरोट की कीमतें हैं वो भी आसमानों को पहुंच रही हैं, तो इनका गुजारा जो है वो बहुत ही मुश्किल से हो रहा है। जी, अब आपको बताएं कि बच्चे हों या बड़े, सभी मीठे और जंक फूड खाने के शौकीन होते हैं, लेकिन इन खानों के बाद अगर ठीक से दांतों की सफाई ना की जाए तो दांतों में कीड़ा लग सकता है। मजीद बताएंगी राबेल अशरफ। बिल्कुल, बच्चे जो है खाने पीने के शौकीन होते हैं, ख़ास तौर पे कि मीठा हो तो फिर बच्चे ज़रूर खाते हैं। ना सिर्फ बच्चे बल्कि जो है उनके वालिदैन बड़े वगैरह भी जो है काफ़ी मीठे के शौकीन होते हैं। लेकिन जब उसके बाद आप मीठा वगैरह तो खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब आपके दांतों के अंदर जो कैविटीज़ हो जाती हैं, किसी किसी के येलो टीथ हो जाते हैं, तो उस पर हम किस तरह कंट्रोल करें, इसी हवाले से हम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डेंटिस्ट डॉक्टर फरजाना। इनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर, मुझे बताइएगा कि मतलब जो ना सिर्फ छोटे बच्चे बल्कि बड़ों को भी जो है कैविटी का प्रॉब्लम हो जाती है, येलो टीथ हो जाते हैं, तो इस पे किस तरह कंट्रोल किया जाए? इसके लिए तो यही है कि आजकल बच्चे और जो बड़े हैं वो बहुत ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कैविटीज़ वगैरह होना या दांत ख़राब होना बहुत आम सा हो गया है। तो उसके लिए यही है कि मैं रिकमेंड करूँगी कि आप डेंटल विज़िट करिए और स्केलिंग वगैरह करवाएं, वाइटनिंग पेस्ट या ब्लीचिंग चीज़ें ऐसी होती हैं, वो चीज़ें करें। उसके थ्रू आप मतलब दांतों में कैविटी से बच सकते हैं। और मतलब ये जंक फूड का यूज़ ना करें, प्रॉपर ब्रशिंग करें, अपने डेंटिस्ट के पास विज़िट करिए। डॉक्टर, एक और सवाल कि मतलब मीठा खाने से ज़्यादा होता है या फिर हम कोई भी ऐसी चीज़ खाएं तो उसके बाद ज़ाहिर है ब्रश करना तो हमें लाजमी है, रात को सो के क्या सिर्फ मीठे से ही होता है या फिर बाकी भी बहुत? नहीं, इसके लिए बहुत से फैक्टर हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मीठा ले रहे हैं तो ही कैविटीज़ होते हैं। बाज़ जेनेटिकली भी होते हैं, बाज़ किसी को साइनस प्रॉब्लम है, थ्रोट इन्फेक्शन है, कोई स्टमक डिस्टर्बेंस है, तो इसके लिए कई फैक्टर्स हैं। एक चीज़ नहीं है कि आप मीठा ही खा रहे हैं, लेकिन हाँ मीठा लें, लेकिन उसके बाद आप प्रॉपर ब्रशिंग करें, तो उससे हम ये प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, ये बताइएगा कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल किसी को कैविटी हो जाती है, मतलब किसी के दांत में कीड़ा लग जाता है, तो फिर इस तरह इसका क्या आप लोग का जो प्रोसीजर होता है, फिर इसको किस तरह आप लोग रिजॉल्व करते हैं? वो भी ये कि हर पेशेंट पे डिपेंड करता है। अगर कैविटी छोटी है तो फिर हम उसको फिलिंग्स के थ्रू उसको रेस्टोरेशन के ज़रिए उसको प्रिवेंट करते हैं। अदरवाइज़ अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है तो फिर हम RCT वगैरह करके और कैपिंग के थ्रू उसको सॉर्ट आउट करते हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ डेंटिस्ट डॉक्टर फरजाना मौजूद थे। उनका यही कहना है कि बच्चे हो चाहे बड़े हों, अगर कुछ भी खाएं, मीठे के अलावा भी अगर कोई ऐसी जंक फूड्स वगैरह खाते हैं तो कैविटी लगने का ख़तरा हो सकता है। साथ ही साथ अगर उनका यही कहना है कि डेंटल विज़िट जो एक दफ़ा लाजमी आप लोग करवाएं ताकि अपने दांतों की जो हिफाजत की जाए, और साथ ही साथ ब्रश। इंडस अस्पताल के सदर डॉक्टर अब्दुल बारी का कहना है कि पाकिस्तान को तंबाकू से पाक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुल्क इस वक्त तंबाकू नोशी में दूसरे नंबर पर है। अपडेट करेंगे नुमान गुल। जी हाँ बिल्कुल, तंबाकू नोशी के ख़िलाफ़ इंडस अस्पताल की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर जिसके जो मेहमान खुसूसी थे वो कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब थे। और इस सेमिनार में तंबाकू नोशी के हवाले से आगाही फराम की गई और साथ ही यहाँ पर टैबलोज़ भी पेश किए गए। मेरे साथ इंडस अस्पताल के सदर अब्दुल बारी साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा ज़रा, इंडस अस्पताल क्या करने जा रहा है तंबाकू नोशी के खिलाफ? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडस हॉस्पिटल, जो आपको पता है कि हॉस्पिटल के अलावा हमारा जो कम्युनिटी इंगेजमेंट का और प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोग्राम बहुत बड़ा है, क्योंकि हम समझते हैं अगर प्रिवेंटिव साइड पे काम नहीं किया, प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं की, तो आपको हर मोहल्ले में एक अस्पताल बनाना पड़ेगा। तो एक हमारा प्रोजेक्ट डॉक्टर सामा सईद के निगरानी में हमने वॉइस अगेंस्ट टोबैको की किया था, ताकि लोगों को सिगरेट नोशी से और इसके अलावा तंबाकू के इस्तेमाल से, चाहे वो गुटखा हो, मावा हो, जो चीज़ें हैं वो हो, उसका इस्तेमाल कम हो, ताकि हमारे अस्पतालों में जो लोड पड़ रहा है वो हो। आज हम कम्युनिटी में करते हैं, बच्चों के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि कल को हमको आज से शुरू करेंगे कि 10-15 साल में इनके जहन बनेंगे तो वो होगा। उसके अलावा जो आज भी बच्चे जो होते हैं, ख़ासतौर पर बच्चियाँ जब अपने वालिदैन को रोकती हैं ना हाथ पकड़ के, तो बाप रुक जाता है। बेटा अगर कहे ना तो बेटे को 2 चांटे भी पड़ते हैं, और वो जो है ना वो खुद भी शुरू हो जाता है। तो इसलिए एक तहरीक है जिसमें सबको मिल के करना होगा, हुकूमत को के साथ भी, दूसरे रफ़ाई इदारे भी, सबको जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है जो इस काम में, स्कूल्स के अंदर
हम सबको मिल के एक मुहिम चलानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। तंबाकू नोशी के हवाले से जो सेमिनार था उसके अंदर तंबाकू नोशी के ख़िलाफ़ जो है उसके हवाले से आगाही भी फराहम की गई, साथ ही एक बड़ा ज़बरदस्त टैबलो भी पेश किया गया और इस हवाले से